नाटक रेडियो में आज पेश है अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई ये कहानी गोरख धंधा। वाचक विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक। फटी हुई अलवायन ओढ़कर एक एल्यूमिनियम के पिच के दुच के ग्लास में चाय पीते हुए सतीश को सहसा अपनी गरीबी पर तरस आने लगा। उसके पिता यद्यपि रईस नहीं थे, फिर भी 50 रुपया महीना तो पाते ही थे। उनके जमाने में टूट जाने पर चाय का प्याला तो दोबारा खरीदा ही जा सकता था। आज 2 बरस से सतीश को पैसे पैसे की तंगी है। वह बेकार है, यह कहना उसके प्रति अन्याय करना होगा। सवेरे से शाम तक काम करते करते थक जाता है। कभी किसी दफ्तर के लिए बैठा अर्जी लिख रहा है, तो कभी किसी बड़े बाबू के तलवे चाट रहा है। बीवी के कई गहने गिरवी रखकर उसने कई बार सरकारी महकमों में कॉम्पिटिटिव इम्तिहानों की फीस दाखिल की, मगर वे रुपए सरकार के खजाने में उसी तरह जमा हो गए जैसे कि उसकी पत्नी के गहने महाजन के सेफ बॉक्स में। 2 दिन पहले की बात है। उसके दोनों बच्चे चीनी के प्याले में चाय पीने के लिए मचल उठे थे। मारपीट, छीना झपटी, रोना चिल्लाना हुआ। गर्जे की तश्तरी और प्याला दोनों ही शहीद हो गए। उस दिन चाय पीते समय वह सोचने लगा कि उसका सहपाठी मनोहर, जो अब सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया है, इस वक्त अगर संयोग से दौरा करता हुआ इस मोहल्ले में निकल आए तो इस एल्यूमिनियम के भद्दे ग्लास में चाय पीते देख वह क्या सोचेगा। ख्याल आते ही उसे अपने बड़े लड़के पर गुस्सा आ गया। तेजी से आवाज दी, प्रेमो। प्रेमो जैसे ही बैठक में आया, गली में जलेबी वाले ने आवाज लगाई। 5 बरस का प्रेमो जलेबी खाने के लिए मचल उठा। सतीश ने पहले तो उसे डांटने की कोशिश की। जब वह ना माना तो समझाना शुरू किया। उस जलेबी वाले की जलेबियों में खराबियां बताने लगा। चाय के 2-1 घूंट भी उसे पिला दिए। जलेबी वाला गली में सामने ही खड़ा हुआ प्रेमू को प्रलोभन दे रहा था। सतीश सोचने लगा कि अभी एक ही विद्रोह पूरी तरह नहीं दबा, और यदि इसी बीच में कहीं रामू भी आ गया तो गदर मच जाने में कोई शंका न रहेगी। उसे जलेबी वाले पर क्रोध आ गया। फटी अलवायन उतारकर दरवाजे के पास जलेबी वाले को डांटा। जलेबी बेचने के लिए क्या तुम्हें यही एक मोहल्ला मिला है जी, जो 10 घंटे से खड़े टैटे कर रहे हो? आप तो बाबू नाहक ही गुस्सा किए जा रहे हो। मैं अपना सौदा बेच रहा हूं, इसमें आपका क्या नुकसान है? सतीश झुंझला उठा। नुकसान तो उसका सरासर हो ही रहा था। लड़का मचल रहा था और उसके पास पैसे थे नहीं, लेकिन ये सब बातें तो उस टके के जलेबी वाले से कहीं नहीं जा सकती थी। जब उसे कोई जवाब न सूझ पड़ा तो महज अकड़ कायम रखने के लिए डपट कर बोला, नुकसान? नुकसान यही कि तुम फौरन यहां से चले जाओ। जलेबी वाला भी गर्मा उठा, बोला, वाह, अच्छे दोस्त जमाने वाले आए हैं साहब। आपके लड़के के मारे कोई क्या अपना सौदा भी ना बेचे? आपके पास पैसे हो तो खरीदे, नहीं तो अपना दरवाजा बंद कर बैठ जाए। मैं भला यहां से। सतीश आपे से बाहर हो गया। कुर्ते की बाहें चढ़ाकर मुट्ठी बांधते हुए जरा आगे बढ़ लाल लाल आंखें निकालकर कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो बदमाश कि मेरे पास पैसे नहीं? तू मेरी तौहीन करता है नालायक। निकल जा अभी मेरे मोहल्ले से, नहीं तो वह क्या करेगा या कर सकता है यह उसे भी नहीं मालूम। बहरहाल वह खट से खांसने लगा। महाभारत के इस द्रोण पर्व को सवेरे ही सुनकर 2-3 पास पड़ोसी भी बाहर निकल आए। कारण पूछा। सतीश कहने लगा, साला सड़ी हुई जलेबियां बेच रहा है, चर्बी मिले घी की, और ऊपर से मेरी तौहीन करता है, बेईमान। इससे पूछिए आखिर इसने मुझे समझा क्या है। अभी हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट कर साले का चालान कराता हूं। घी में मिलावट होने की पोल अनायास ही खुलते देख जलेबी वाला बौखला गया। इधर उन आदमियों ने भी उसी को धमकाना शुरू कर दिया। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। बालों के ऊपर एक बार हाथ फेर सतीश ने सीना जरा फुला लिया। फिर जेब से एक बीड़ी निकाल अंदर जाओ से चूल्हे से सुलगाते हुए एक कश खींचकर अपनी पत्नी राधा से बोला, मैंने कहा सुनती हो? मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूं। वह दूसरी दालान में झाड़ू लगा रही थी।
बोली, सवेरे सवेरे किससे उलझ पड़े थे आज? सतीश ने अकड़ कर कहा, जलेबी वाला था साला। यही रोज मेरी जान को आकर खेलता है कमबख्त। आज फटकार दिया बच्चों को। राधा बोली, अरे वाह, तुम्हारे मोहल्ले में क्या अपना कोई सौदा भी ना बेचेगा? ऐसी भी क्या कहीं की लाट साहबी मिल गई है जो उसे मोहल्ले से निकाल दोगे? बेचता है बेचने दो, तुम्हारा क्या? सतीश फिर झुंझला उठा, बोला, तुमने मुंह बनाकर कह दिया बेचने दो, तुम्हारा क्या? तुम तो बस लड़की को पैदा कर छुट्टी पा गई, और अब यहां जब सवेरे सवेरे उसे देखकर मेरी खोपड़ी पर सवार होते हैं तब मालूम होता है। देखो जी, 1000 बार मना कर चुकी हूं, फिजूल के लिए मुझे सताया ना करो। जब देखो तब मेरे पास घुस घुस कर आते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और फिर ऊपर से बातें बनाते हो। राधा शादी से आज तक के संस्मरणों का पुलिंदा खोलकर बैठ गई। सतीश चुपचाप अपनी अलवायन संभालता हुआ बैठक में चला गया। कोट पहना, चप्पल पहनी, बैठक की कुंडी चढ़ाई और लाइब्रेरी चल दिया। आखिरकार स्टेट्समैन में एक मार्के की खबर पढ़ने को मिली। एक चाय कंपनी को एजेंटों की जरूरत थी। वेतन और कमीशन दोनों ही तरह से कंपनी रखने को राजी थी। सतीश ने संतोष की एक सांस ली, कंपनी का पता नोट किया और घर की तरफ चला। रास्ते में उसे यह निश्चय हो गया कि उसका यह तीर लग ही जाएगा। वह सोचने लगा, पहले तो तनख्वाह पर कैनवसिंग की जाएगी, बाद में जब उस चाय का काफी प्रचार हो जाएगा तब अपने लड़कों के नाम से प्रेमचंद रायचंद फर्म खोलकर उसकी सोल एजेंसी ले ली जाएगी। कंपटीशन के जमाने में माल तो उम्मीद है, उम्दा देंगे ही, खूब बिकेगा। तब फिर उसका जीवन भी सुखी हो जाएगा। सतीश को उस सुख की कल्पना गुदगुदाने लगी। लपकता हुआ घर आया, कागज निकाला, कलम ढूंढी, फिर दवात की तरफ जो नजर डाली तो सूखी मिली। पानी डालना भी फिजूल साबित हुआ, क्योंकि उस दवात में अकेला पानी इतनी बार पड़ चुका था कि अब खाली पानी का रंग तो जरूर हल्का आसमानी हो गया, मगर लिखने के काबिल स्याही हरगिज न बन सकी। बैठक से आवाज लगाई, मैंने कहा सुनती हो, जरा एक पैसा तो देना, स्याही लानी है। राधा दरवाजे के पास आकर बोली, मेरे पास सिर्फ 2 ही पैसे हैं आज, दाल मंगानी है। अब भाई कहीं से कुछ लाओ, नहीं तो कल चूल्हा नहीं जल सकेगा, ये मैं तुम्हें बता देती हूं। पैसे के प्रबंध की बात सुन सतीश खींच उठा, बोला, क्या कहीं रुपयों का पेड़ लगा है जो तोड़ कर लाऊं? शायद पति की बेबसी देखकर राधा चुपचाप चल दी। सतीश को अपनी तकदीर पर उस वक्त रह रहकर गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पास पैसा होता तो वह निश्चय ही उसी दम दुनिया की ममता ईश्वर विरोधी संस्थाओं का आज सदस्य हो जाता। चाय की एजेंसी उस वक्त उसके लिए एक बहुत बड़े आकर्षण की वस्तु हो रही थी। इस गुलर के फूल को हाथ में पाकर भी उसे छोड़ना पड़ रहा था। इसका उसे आंतरिक क्लेश था। उसने सोचा, फिलहाल पैसों का प्रबंध करने के लिए उसे किसी और काम की तलाश करनी चाहिए। नौकरी पाने की ओर से वह एकदम निराश हो चुका था। हर पहलू पर काफी गौर करने के बाद सहसा उसके दिमाग में आया कि जब तक चाय की एजेंसी की अर्जी भेजने के लिए उसके पास 1 आना पैसा नहीं आता, तब तक के लिए वह किसी बीमा कंपनी की एजेंसी ले ले तो कैसा रहे। इंश्योरेंस की एजेंसी के तमाम फायदे उसके दिमाग में चक्कर काट गए। उसका एक दोस्त इसी काम की बदौलत आज मोटरसाइकिल पर सैर करता है। उसने सोचा, अगर यह काम चल गया तो फिर यह चाय की एजेंसी ले लेगा, 2 घोड़ों पर सवार होगा, बड़ा फायदा होगा। मकान की मरम्मत हो जाएगी, प्रेमू रामू के कपड़े भी बन जाएंगे और उनकी मां के सब गहने फिर बन जाएंगे। बेचारी मुंह से कुछ बोलती भी नहीं, आखिर वह भी जवान है, उसकी भी पहनने ओढ़ने की तबीयत होती है। सब कुछ सोच समझकर सतीश ने तय किया कि वह किसी बीमा कंपनी की एजेंसी ले लेगा। शहर में कई कंपनियां हैं, सोचा 2-3 की एक साथ ही लेने में काफी फायदा होने की गुंजाइश है। वह अर्जिया लिखने बैठा। स्याही नहीं है, अच्छा कोई हर्ज नहीं, स्याही भी घर में ही तैयार कर लूंगा, सतीश बड़बड़ाता हुआ बोला। फिर उठा, लालटेन लाया, उसकी कालिख खुर्च कर इकट्ठा की,
दावत के नीले पानी में उसे घोला, मगर कालिख और पानी अलग ही अलग रह गए। स्याही फीकी रही। उसने सोचा गर्म करने से शायद ठीक हो जाए। कटोरी में घोलकर उसे आग पर ओटने चला। राधा रोटी सेक रही थी। दोनों लड़के बैठे खाना खा रहे थे। राधा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोलो मत, स्याही तैयार कर रहा हूं, 2-3 अर्जियां लिखनी है। एक ठंडी सांस लेकर राधा ने कहा, अरे अर्जियां लिखते लिखते तो 2 साल बीत गए। कहीं से किसी मरी पीटे का जवाब भी नहीं आता। सतीश काफी प्रसन्न था। इस बात को अनसुनी सी कर बोला, अरे इस बार ऐसा काम कर रहा हूं कि 5 उंगलियां घी में होंगी, तब बैठे बैठे मजा करना। स्याही उठकर ठीक होने लगी। सतीश के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। शहर में स्याही की भी काफी खपत होती है। 2-3 स्कूलों के मास्टरों से भी उसकी जान पहचान है। अगर वह स्याही बना बनाकर बेचना शुरू कर दे तो भी काफी फायदा होगा। नखास से कुछ बोतलें खरीद कर लाई जाएं, आसमानी लाल रंग वगैरह खरीदा जाए। बस 2-3 रुपयों की लागत में उसके पास कम से कम 50 बोतलें तैयार हो जाएंगी। एक बोतल का दाम 4 आना रखा जाएगा। उसे 12.5 रुपये मिलेंगे। 5 रुपए घर खर्च के लिए रखकर वह फिर स्याही बनाने का सामान लाएगा। 3.5 लाख की आबादी के शहर में वह कम से कम 50 बोतलें तो घूम घूम कर रोज बेच लेगा। पहले तमाम स्कूलों और कॉलेजों में सप्लाई की जाएगी, फिर दुकानदारों को, और बाद में अगर टिप्स लग गई तो शहर भर के सब सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भी उसी की स्याही खपा करेगी। काम बढ़ने पर वह एक कारखाना भी खोल लेगा। नौकरी भी रहेगी। बाद में धूमधाम से विज्ञापनबाजी कर वह देश भर में अपनी स्याही बेच सकता है। स्टीफन से अगर तगड़ी ना रही तो काम ही क्या हुआ। आजकल स्वदेशी का बोलबाला है। वह 1-2 साल में काफी कमा लेगा। सतीश को ऐसा लगा कि उसकी किस्मत का सितारा अब जल्द ही चमकने वाला है, मगर पहले रुपयों का प्रबंध करने के लिए उसे कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। उधार उसे अब मिल नहीं सकता, क्योंकि राधा के पास अब एक भी गहना नहीं बचा था जिसे गिरवी रखा जा सके। लेकिन कोई हर्ज नहीं, पहले वह इंश्योरेंस से रुपया पैदा करेगा। स्याही तैयार हुई, किसी तरह अर्जिया भी लिखी गई। उसके पास एक घराऊ कोट और पतलून था जिसे वह हर इंटरव्यू में पहनकर जाता था। उसने सोचा बगैर चिकने चुपड़े बने इंश्योरेंस की एजेंसी लेना ठीक नहीं। बड़े बड़े आदमियों के पास जाना पड़ता है। जब तक एकदम टिप टॉप ना हो, बड़े आदमी किसी से भी बात नहीं करते। घर में कपड़े धोने वाला साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा था। सतीश मुंह धोने के लिए चला। गाल पर हाथ रखते ही ख्याल आया, हफ्ते भर से हजामत नहीं बनी। घर में ब्लेड ही नहीं था। इतनी बड़ी हुई हजामत वाले को इंश्योरेंस का काम हरगिज नहीं मिल सकता, इसका उसे निश्चय था। सिर्फ 2 ही पैसे घर में थे। ब्लेड किसी तरह भी खरीदा नहीं जा सकता था। पास पड़ोसी भी दफ्तर चले गए थे। वह बड़े जोर से झुंझला उठा। पहले तो मेहनत से तैयार की हुई अर्जियां फाड़ी, फिर स्याही की कटोरी उलट दी। हाथ में कलम भी उठा लिया, लेकिन फिर कुछ समझकर रुक गया और एकदम छत में जा कपड़े उतारकर वह धूप में लेट गया। सिर्फ 2 पैसों के बगैर उसके सैकड़ों रुपए का व्यापार का नुकसान हो रहा था। उसे इस बात का काफी मलाल था। दुनिया भर के कुलाबे भिड़ाते भिड़ाते अंत में उसे नींद आ गई। शाम को तफरी के ख्याल से सतीश बाजार की तरफ चलने लगा। एक दोस्त की बिसात खाने की दुकान थी। पान खाने की गरज से सतीश वहीं बैठ गया। इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी एक अंग्रेज महिला हाथ में बैग लटकाए दुकान पर आई। एक कंपनी लखनऊ डायरेक्टरी प्रकाशित करने जा रही थी। मेम साहब आखिरकार मुस्कुरा मुस्कुराकर विज्ञापन ले ही गई। उसके जाने पर मित्र महोदय कहने लगा, ये 5 रुपए खल गए उस्ताद, मगर उस लेडी को भला कैसे मना कर देता। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर सतीश घर वापस चला आया। बाजार की चहल पहल उसे जहर मालूम पड़ रही थी। घर आया, राधा ने खाने के लिए कहा। सतीश उस वक्त अपनी ख्याली दुनिया में घूम रहा था। कुछ अनमना सा होकर बोला, ढककर रख दो, मुझे भूख नहीं है, सवेरे लड़कों के लिए काम आ जाएगा।
चारपाई पर काफी देर तक चुपचाप पड़ा रहा। एकाएक उसकी आंखें चमक उठी। खट से बैठते हुए आवाज दी, मैंने कहा सुनती हो? चौ के बर्तन से छुट्टी पाकर राधा रसोई में खाना ढक रही थी। बोली, सुनती हूं, अभी आई। अरे भाई अब देर ना करो, तुमसे एक बड़ा जरूरी काम है। मतलब ये है कि फौरन चली आओ, ये घर के धंधे तो रोज ही लगते रहते हैं। राधा इत्मीनान से ही आई। बोली, क्या कहते हो? अरे पूछो मत, मैंने एक बढ़िया बात सोची है कि बस 4 दिन में ये सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। राधा जरा अक्खड़पन के साथ बोली, वो चाहे बढ़िया बात हो या घटिया, मैं साफ कह देती हूं, मेरे पास अब सोने चांदी का एक तार भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सब कुछ तो बटोर कर ले गए। सतीश को यह बेवक्त की भैरवी बुरी लगी। झुंझला कर बोला, अरे बाबा, तो तुमसे मांग कौन रहा है? मैं तो एक दूसरी बात कहने जा रहा था और तुम। संतोष की सांस ले जरा नर्म पड़कर राधा ने कहा, क्या कह रहे थे? बात यह है कि आज मैंने बड़े मंजे की बात देखी। क्या? परसोत्तम की दुकान पर बैठा था। इतने में जनाब एक मेम आई। मैं समझा कुछ खरीदने आई होगी, मगर भाई वो तो आते ही ऐसी फर्राटेदार बातें करने लगी कि पूछो मत। कहने लगी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात छप रही है और इसमें आप अपना विज्ञापन जरूर दें, आपका बड़ा नाम हो जाएगा, बड़े बड़े आदमी इसे पढ़ेंगे, आपकी दुकान चल निकलेगी। इस तरह की उसने 300 बातें बनानी शुरू कर दी। तब परसोत्तम बेचारे से ना ही करते ना बन पड़ा। चुपचाप 5 रुपए निकाल कर दे दिए। राधा ने लापरवाही के साथ मुंह बनाकर कहा, अरे ये मेमे बड़ी चरबांक होती है। चरबांक की बात नहीं, देखो तो कैसे मजे से खट से 5 रुपए पैदा कर लिए होंगे। राधा ने कोई उत्तर ना दिया। थोड़ी देर चुप रहकर सतीश बोला, मैंने कहा अगर हिंदुस्तानी औरतें भी इसी तरह काम किया करे तो बड़ा अच्छा हो। राधा बोली, हिंदुस्तानी बेचारी को कौन पूछेगा? ना तो वे मेमो की तरह खूबसूरत होती हैं और ना उनका सा छत्तीसापन ही उन्हें आता है। सतीश एक क्षण रुककर फिर कहने लगा, मगर भाई सच कहता हूं कि तुम उस मेम से लाख गुना ज्यादा खूबसूरत हो। राधा ओठों में ही मुस्कुराई और कहा, अरे जाओ भी, बहुत बातें ना बनाया करो। भला कहां मेम और कहां मैं? लो, तुम मजाक समझ रही हो। मैं तुमसे बिल्कुल सच कहता हूं, अगर भगवान की दया से तुम्हें जरा सुख मिलने लगे तो लाखों में एक निकलो, मगर ये कहो कि नसीब से मेरे पाले पड़ गई, वरना तुम तो बनने लायक हो रानी। राधा रानी ने हमदर्दी दिखलाते हुए कहा, मुझे रानी बनने की कोई चाह नहीं, मैं अपने घर में ही सुखी हूं। भगवान करे तुम बने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कुछ कम खूबसूरत हो? मगर ये कहो कि चिंता डायन तुम्हें खाए डाल रही है। कहते हुए उसने निश्वास छोड़ दी। सतीश ने मौका देखा, कहा, मैंने एक बात सोची है। अमीनाबाद में मैजिक लालटेन से स्लाइड दिखाए जाए, बड़ा फायदा रहेगा। हर दुकानदार से 5 रुपया महीना चार्ज किया जाए, महीने भर में कम से कम 100 रुपए की आमदनी तो हो ही जाएगी। राधा की आंखें चमक पड़ी। कहा, तो फिर क्यों नहीं करते? भाई बात यह है कि काम अकेले मेरे बूते का नहीं, अगर तुम भी जरा मदद कर लो तो कल से ही शुरू कर दूं। मैं भला इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? सतीश गंभीरता के साथ बोला, सुनो, अब हम लोग बहुत तकलीफें उठा चुके, तुम अब ये सब हया शर्म छोड़ो। मैं तुम्हें 2-3 दिन के अंदर शहर की सब बड़ी बड़ी दुकानें दिखा दूंगा, सब कायदे कानून भी समझा दूंगा। बस फिर तुम सबसे मिलकर विज्ञापन ले लेना। एक औरत को देखकर सब चुपचाप रुपए निकाल कर दे देंगे, समझी? बस फिर मजे में जिंदगी बीतेगी। चलो हटो, बहुत ज्यादा फिजूल की बकबक ना किया करो। हाँ, बड़ा अच्छा मालूम पड़ेगा जब मैं दुकान दुकान घूमती फिरूंगी। 4 बिरादरी वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे। अरे बिरादरी वाले जाए चूल्हे में, भला इसमें बुराई क्या है? अपना पेट पालते हैं, कोई चोरी बदमाशी तो करते नहीं। वह चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस तरह नहीं घूम सकती। भूखों मर जाना कबूल है, मगर इस तरह अपने बाप ससुर का नाम मैं नहीं उछाल सकती। तुम्हारा क्या, तुमने तो सब हया शर्म अब भून खाई है। इसमें हया शर्म की क्या बात है? मीमो को देखो, इस तरह लाखों रुपया पैदा कर लेती हैं। अमेरिका, जापान, जर्मन, सब जगह ऐसे ही होता है। हमारे देश में इसे बुरा समझते हैं, तभी तो यह गरीबी भुगतनी पड़ती है, कोई काम नहीं चलता।
हमारी औरतें तो दुनिया भर का ढकोसला लेकर बैठ जाती हैं। कायदे की बात हो तो बाप ससुर का नाम उछलने लगता है साहब। सतीश ने खींचकर कहा। राधा भी गर्मा उठी। तो फिर किसी मेम से ब्याह क्यों नहीं कर लेते? वह गली गली कमाती फिरेगी, तुम बैठे बैठे मजा करना। धीरे धीरे बात का बतंगड़ बनने लगा। अंत में हार कर सतीश ने हाथ जोड़े। अच्छा बाबा, माफ करो, गलती हुई। मैंने तो ये कायदे की बात कही थी, ये सब दुख दलिदर दूर हो जाता, मगर तुम तो खैर। सुलह तो हो गई, मगर सतीश को रात भर मलाल रहा। उसने इतनी अच्छी स्कीम सोची थी कि अगर विलायत में पैदा होता तो लाखों कमा लेता। तड़के ही उठकर सतीश कई जगह ट्यूशन की तलाश में गया। लौटकर पड़ोसी से ब्लेड लिया, हजामत बनाई, कपड़े पहने, बीमा कंपनियों में गया, एजेंसी प्रपोजल फॉर्म, प्रोस्पेक्टस वगैरह लेकर दिन भर कई सेठों के यहां कैनवसिंग करता रहा, मगर सब मेहनत बेसूद, बेकार। सतीश खींच उठा। 2:30 बज रहे थे। भूख कड़ाकेदार लग रही थी। सतीश घर की तरफ चला। दरवाजे पर ही म्युनिसिपैलिटी का आदमी आवाज लगा रहा था। पूछने पर मालूम हुआ टैक्स अदा ना करने के सबब से वह पाइप का कनेक्शन काटने के लिए आया है। झुंझलाया हुआ तो था ही। सतीश एकदम चीख उठा। ले साले, काट डाल बम्बा, अब नहीं पिएंगे पानी, ले काट। सतीश ने आगे बढ़कर खुद ही बम्बे का दरवाजा खोल दिया। फिर तेजी से घर के अंदर जा राधा से बोला, सुनती हो जी, बम्बा कट रहा है। वह बिल्कुल चुप रही। सतीश भी चुपचाप चारपाई पर आंख बंद कर लेटा रहा। आधे घंटे बाद उसने धीरे से उठकर कहा, सुनती हो भाई, अब ये तकलीफें मुझसे नहीं सही जाती। चलो कांग्रेस में नाम लिखा ले। मिनिस्ट्री अब खत्म हो गई है, आंदोलन छिड़ेगा ही, और कम से कम जेल में रोटियां तो मिल ही जाएंगी। राधा हंसी, बोली, और ये बच्चे? सतीश ने छूटते ही जवाब दिया, मैंने सोच लिया है, इन्हें कहीं किसी अनाथालय में भेज दूंगा।